नमस्कार, मैं रविश कुमार। उत्तर प्रदेश चिंगारी की ढेर पर बैठा है, जिसके बारे में अभी इस वक्त यूपी के नागरिकों ने पहल नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। इस मामले को आप राजनीतिक जमात के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। सोशल मीडिया में झांक कर देखिए। अगर आपको नफरत की भाषा से चिंता नहीं होती, यह और भी भयावह है। वहां एक किस्म की सनक सवार है जो उकसा रही है कि शाम की टीवी की ये बहसबाजियां उसी तरह से भड़के जैसे पहले के मामलों में हुआ करती हैं। कथित रूप से टीवी चुप है, इसलिए सनक जायज है, जबकि अखबार टीवी सब रिपोर्ट कर रहे हैं। इस बहाने वो कई तरह से नफरत की बातों को यहां से वहां तक फैला चुके हैं। नया मामला इस लड़की को लेकर है जो आज अदालत में पेश हुई और बयान दिया। 20 साल की इस लड़की का आरोप है कि एक मौलवी ने अगवा कर गैंगरेप किया, धर्म परिवर्तन किया। लड़की का गांव मेरठ शहर से 15 किलोमीटर दूर है, जहां उसका संपर्क 50 साल के मौलवी सनाउल्लाह से होता है। मौलवी और लड़की के परिवार के बीच ताल्लुकात रहे हैं। मौलवी के कारण ही उसे किसी मदरसे में 1500 रुपए की पढ़ाने की नौकरी मिलती है। लड़की के पिता भूमिहीन हैं और कमाते नहीं हैं। BA फाइनल की पढ़ाई कर रही इस लड़की के ऊपर 5 लोगों की पारिवारिक जिम्मेदारी भी है। लड़की के दावों में कुछ कड़ियां ऐसी हैं जो अभी जुड़ नहीं रही हैं, जिसकी जांच हो रही है। 23 जुलाई को पहली बार लड़की सनाउल्लाह के साथ जाती है और 4 दिनों के बाद 27 जुलाई को लौट आती है। तब गैंग रेप का आरोप नहीं लगाती, न थाने में शिकायत करती है। परिवार वालों का दावा है कि 23 जुलाई को ही शिकायत कराने गए थे, मगर पुलिस ने दर्ज नहीं की। हमारे सहयोगी ने जब परिवार से 23 जुलाई वाली शिकायत की कॉपी मांगी तो जवाब मिला कि हमारे पास नहीं है। परिवार वालों ने 27 तारीख को लड़की के लौटने के बाद पुलिस को जानकारी नहीं दी, तब भी जब उसके पेट में पट्टी बंधी थी। पिता का दावा है कि लड़की 27 से 29 जुलाई तक सनाउल्लाह के घर में रही, मगर पुलिस का कहना है कि वो अपने घर वालों के साथ थी। यानी कई तरह के वर्जन हैं। 29 जुलाई को लड़की एक बार फिर से गायब हो जाती है और 29 जुलाई को पुलिस पिता की शिकायत दर्ज कर लेती है। पिता के अनुसार उसे दुबई भेजने की तैयारी थी। मां ने कहा मौलवी गंडा ताबीज करता है, उसने बेटी को वशीभूत कर लिया था, यानी ऐसा जादू कर दिया कि लड़की उसके प्रभाव में चली आई। यह अंधविश्वास का मामला है। ये वो कड़ी है जिसका जुड़ना बाकी है। परिवार के अनुसार 3 अगस्त को लड़की मुजफ्फरनगर के मदरसे से भागने में कामयाब होती है और मदरसे के पास ही एक बाइक सवार युवक से लड़की ने कहा कि ऑपरेशन हुआ है, परेशानी में है और उसे वो मेरठ जाने वाली बस में बिठा दे। युवक बस में बिठा देता है। बस में किसी यात्री के फोन से वो घर वालों को फोन करती है। परिवार वालों के अनुसार लड़की को लेकर वो सीधा थाने पहुंचते हैं। मेरठ पहुंचने पर थाने में पुलिस ने कई बार शिकायत लिखवाई और उसे फाड़ी, ये आरोप है। जब FIR नहीं कर रही थी पुलिस, तब इन लोगों ने सांसद से भी संपर्क किया और सांसद और BJP के नेता थाने पहुंचे। इन लोगों ने पहले नहीं संपर्क किया। स्थानीय लोग भी आ गए उनके साथ साथ, हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने पिता की शिकायत पर FIR दर्ज की। उसी दिन गांव के प्रधान नवाब खान, सनाउल्लाह की पत्नी, लड़की के एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। सनाउल्लाह फरार है। पहले मेडिकल टेस्ट में बलात्कार और ऑपरेशन की वजह के नतीजे ठोस रूप से सामने नहीं आए हैं, इसलिए पुलिस दोबारा मेडिकल जांच करवा रही है। एक आरोप यह भी है कि हापुड़ में एक मदरसे में धर्म परिवर्तन कराया गया। लड़की के पास एक हलफनामा भी मिला है जिसमें यह लिखा हुआ है कि मर्जी से धर्म बदल रही है। अब इसके एक पक्ष है कि दबाव में बदलवाया गया। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है। लड़की का आरोप था कि मुजफ्फरनगर के किसी मदरसे में कई हिंदू लड़कियां बंद हैं जिन्हें दुबई भेजने की तैयारी हो रही है। पुलिस ने रविवार की रात ही छापा मारा। पुलिस के मुताबिक 4 लड़कियां मिली जो मुस्लिम थीं और चारों ने कहा कि अपनी मर्जी से वहां हैं। राजनीतिक दल और खासकर सोशल मीडिया ने इस गंभीर आपराधिक प्रकरण को 2 मजहबों का मामला बना दिया है। अभी से सारे निष्कर्ष निकाल लिए गए हैं और भड़काऊ भाषण और तकरीरें की जा रही हैं। हम इसका हश्र बदायूं रेप कांड के वक्त देख चुके हैं, जिसकी कहानी इस वक्त कोई और मोड़ ले चुकी है और इस्तीफे और राष्ट्रपति शासन की मांग करने वाले उसे भूलकर किसी और मामले की खोज में निकल पड़े। इंडियन एक्सप्रेस में आज अबू एस्थोस सुरेश की एक बेहतरीन रिपोर्ट छपी है। 16 मई के बाद से यूपी में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उनमें से 60% घटनाएं उन 12 विधानसभा क्षेत्रों में या आसपास हुई हैं जहां उपचुनाव होने हैं। यूपी में 16 मई के बाद से 600 सांप्रदायिक तनाव की घटना दर्ज की गई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 5 सीटों पर 259 सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुई हैं। सहारनपुर नगर, बिजनौर, कैराना, ठाकुरद्वारा और गौतम बुद्ध नगर। हमारे संवाददाता ने, इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता ने सांप्रदायिक घटनाओं के कारणों का भी विश्लेषण किया है। 120 घटनाएं लाउडस्पीकर लगाने बजाने को लेकर हुई हैं।
इतनी ही मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान की दीवारें बनाने गिराने को लेकर हुई हैं और 70 मामले जमीन विवाद को लेकर, गौ हत्या के कथित मामले भी 61 हैं और 50 मामले लड़की के भगाने या छेड़खानी को लेकर दर्ज हुए हैं। आजादी के पहले से मंदिर या मस्जिद में बजने वाला लाउडस्पीकर दंगों का कारण बनता रहा है, गरीब लोग मरते रहे, लेकिन ये आज भी हो रहा है। क्या ये लाउडस्पीकर इतना जरूरी है कि इसके लिए हम दो समुदायों के बीच नफरत की आग भड़का दें? कायदे से तो दोनों कौम के रहनुमाओं को अपनी अपनी छतों से लाउडस्पीकर को उतारकर नीचे रख देना चाहिए। सोशल मीडिया पर जाकर आप दलीलों की आक्रामकता को देखिए और इसको अभी देखिए। हमारी सरकार, सिस्टम और समाज में नाइंसाफी के अनेक कारण हैं। क्या उन सभी को हम मजहबी रूप देकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे? ये कौन सी राजनीति है जो इसके विरोध में नहीं खड़ी होती? दरअसल नेता भी जानते हैं इस आग से उन्हीं को फायदा होता है। वो सामने वाले नेता पर हमला तो करते हैं मगर समर्थक के नाम पर पीछे खड़ी भीड़ को शांत नहीं कर पाते। यूपी में 10 हफ्ते में 600 से ज्यादा नफरत फैलाने वाली घटनाएं हो जाएं, हम इसके खिलाफ आवाज उठाने की बजाय मोहब्बत की बात करने वालों में कमजोरियां तलाशने लगते हैं तो गड़बड़ है। मेरठ की घटना नफरत की नई खुराक बन रही है। यूपी के लोग चुप हैं, इतने नॉर्मल हो चुके हैं कि कहीं कोई पहल नहीं है इस हिंसा और अविश्वास के खिलाफ। हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। अभय कुमार दुबे, CSDS एडिटर, शरद प्रधान जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से, डॉक्टर CP राय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता जी। अभय जी, आज मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। सुबह से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं एक धर्म विशेष के लोग लगाकर इसे पुणे के मोहसिन की मौत से जोड़ रहे थे, तब मीडिया ने हल्ला किया था। इसे वो रोजे वाले प्रकरण से जोड़ रहे हैं, तब मीडिया ने हल्ला किया था। उन्हें लग रहा था कि एक धर्म विशेष के बारे में ज्यादा आक्रामक होता है, एक चुप होता है। इस तरह की चुप्पियां एक घटना के बजाय, जो गुजरात बनाम 84 वाला मामला है, मैं ये जानना चाहता हूं कि अब क्या कोई जगह बची है उत्तर प्रदेश में जहां एक घटना सरकार की नाकामी, कानून व्यवस्था की नाकामी के रूप में ही देखी जाए, या हर वो घटना सांप्रदायिक है? अब उत्तर प्रदेश में, चुनावी राजनीति, मैं खास बात कह रहा हूं, चुनावी राजनीति पूरी तरीके से सांप्रदायिक हो चुकी है। इतनी हो जाएगी 600 घटनाएं हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 250 से ज्यादा घटनाएं उन जगहों में है जहां चुनाव हो रहे हैं, तो लोगों को पता है कि चुनाव के लिए हो रहा है। साधारण खबर का हवाला दे रहे हैं, उस खबर को आज सवेरे ही मैंने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा है और वो बहुत महत्वपूर्ण खबर है। वो रिकॉर्ड में रखने लायक खबर है। वो खबर ही बताती, वो खबर मेरी इस थीसिस को साबित करती है कि लंबे अरसे से सेकुलरिज्म को सांप्रदायिकताओं की आपसी होड़ में पतित कर दिया गया है और इस प्रक्रिया में सेकुलरिज्म पूरी तरीके से सीन से हट गया है, वो नजारे पे है ही नहीं, सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति है। और जहां आप देखिए, जहां जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लगभग घटनाएं सांप्रदायिक राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र उन्हीं के इर्द गिर्द बुना जा रहा है। और ये एक बहुत ही भीषण बात है। इसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, इसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, इसमें बहुजन समाज पार्टी भी शामिल है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ज्यादातर जहां मुसलमान और दलित जातियां आसपास रहती हैं, साथ साथ रहती हैं, वहां पर ये चीजें ज्यादा खासतौर से जानबूझ के आयोजित की जा रही हैं। इस प्रक्रिया में हो ये रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी तो लोग समझ क्यों नहीं रहे? लोगों एक 6 महीने से उत्तर प्रदेश जो है, 1 साल से इस तरह की घटनाओं से गुजर रहा है, उसको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? मतलब क्यों, जिसको आप क्या ऐसा टूट गया है कि आप सोशल मीडिया पे देखिए, वो अपने आप को इंजीनियर लिख रहे हैं, डॉक्टर लिख रहे हैं, अफसर लिख रहे हैं, टाई कोट लगा के फोटो लगा रहे हैं, वह कहीं अमेरिका में है, कहीं झील के किनारे हैं और इस तरह की सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं। देखिए, जिनको आप लोग कह रहे हैं, वो लोग तो विभिन्न समुदायों में, विभिन्न फिरकों में, विभिन्न बटे हुए लोग हैं। चाहे पढ़े लिखे लोग हों, चाहे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हों, चाहे कम पढ़े लिखे लोग हों, या बिल्कुल साधारण व्यक्ति हों, कम पढ़े लिखे लोग हों, मजदूर हों, किसान हों, वो दरअसल समुदायों में बटे हुए लोग हैं। और चुनावी राजनीति, जो आधुनिक चुनाव की राजनीति है, वो दरअसल समाज के साथ एक ऐसा ही सुलूक करती है। उत्तर प्रदेश का समाज इस वक्त जिस दौर से गुजर रहा है, ये आधुनिकता द्वारा बांटे जाने का, आधुनिक राजनीति द्वारा बांटे जाने की एक क्लासिकल मिसाल है। शरद प्रधान जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं अपने राजनीतिक दलों के नेताओं के पास जाने से पहले। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज जो मेरठ की घटना है, आज नहीं, ये कुछ दिन पहले की घटना है, पर कल से और जिस दिन से ये रिपोर्ट है तब से वहां के स्थानीय मीडिया में ये रिपोर्ट हो रही है और मीडिया के जरिए ही दुनिया को पता चला है। वैसे किसी ने किया होगा, किसी ने नहीं किया, ये अलग बात है। लेकिन इस असंतुलन का, जो भी मीडिया में भी असंतुलन है, कमियां हैं, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। इस असंतुलन का लाभ उठाकर जिस तरह से इस बात को प्रचारित किया गया है, क्या आप इस बात में नहीं देखते कि वहां
वहां के पुलिस प्रशासन ने या प्रशासन ने भी इन बातों को मौका दिया, कार्रवाई करने में देरी की? जितना आप देख पाए, क्या आपको लगा कि पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करने में देरी की? और इस तरह की घटनाएं वहां अब इतनी आम हो गई हैं कि लोगों को अब ये मौका मिलता है कि वहां ऐसा हुआ है, ये फिर ऐसा इसी तरह की घटना हुई है। नहीं, ये फैक्ट है कि पिछले कुछ महीनों में, पर्टिकुलरली लोकसभा इलेक्शन के बाद से, जो क्राइम्स अगेंस्ट विमेन हो रहे हैं, इस तरीके के रेप्स, गैंग रेप्स, इस तरह की चीजों को बहुत बढ़ावा मिला है। उसकी वजह पुअर गवर्नेंस है, उसकी वजह करप्ट पुलिसिंग है, उसकी वजह इनएफिशिएंट पुलिसिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस प्रकार के अफसरों को शय दी जाती रही है। जो रूलिंग जो पार्टी जो इन पावर है, समाजवादी पार्टी द्वारा, जो जितने नाजायज काम वाले हैं, तमाम इस तरीके के लोग हैं, तो उसकी वो वजह है कि पुलिस सुनवाई नहीं करती है और मामला हाथ से बाहर निकल जाता है। इसी के साथ साथ प्रॉब्लम एक ये है कि समाजवादी पार्टी के लीडरशिप को, क्योंकि वो बड़ा सिंपल सा तरीका है, बीजेपी जिस तरह हिंदू पॉलिटिक्स खेल रही है, समाजवादी पार्टी मुस्लिम पॉलिटिक्स खेल रही है, तो नतीजा क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। कई दफे इनवॉलंटरीली होता है, क्योंकि ऊपर से इंस्ट्रक्शंस इस तरीके के हैं कि जो कि मुजफ्फरनगर में हुआ। बट मैं एक चीज ये कि उसमें एक्शन अगर ऑब्जेक्टिवली लिया गया होता तो स्थिति ऐसी बिगड़ती नहीं जैसा हुआ। लेकिन रवीश, इस बार ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा हुआ। मेरठ के केस में एक्शन प्रॉम्प्टली हुआ, क्योंकि जैसा आपने खुद बयान किया कि रिपोर्ट लिखाई गई बहुत बाद में, और रिपोर्ट ये ठीक है कि जब वो हंगामा हुआ तभी रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन उसके बाद प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ, अरेस्ट भी हो गया। उसके बाद जिस तरह बीजेपी का रवैया रहा है, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए आगे बढ़ाई है, उस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए बीजेपी के किसी नेता या समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने यह नहीं पूछा कि उस औरत, वो जो आपने जो अभी बयान किया और सबको मालूम है कि 1,500 रुपए कमाती थी, जिसमें पूरे परिवार को चला रही थी, ये किसी ने नहीं पूछा मदरसे 1,500 रुपए तनख्वाह क्यों देते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करने की स्थिति में उसको आने क्यों दिया, ये किसी ने पूछा। मुझे आज ये भी पता लगा है वहां से कि उस लड़की को अनीमिक है, वो उसको सीवियर ब्लड लॉस हुआ है, उसकी सेहत के बारे में फिक्र नहीं है। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सब पार्टीज तैयार हैं, ना बीजेपी ना रूलिंग पार्टी। और ये नजरिया जो बन गया है, पिछले कई जो इवेंट्स हुई हैं, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे सहारनपुर हो, ये मुजफ्फरनगर हो, इन सब जगह जहां जहां मौका हुआ है, ये जितने जो तमाम इंसिडेंट्स आपने गिनाए, ज्यादातर में लाउड स्पीकर वाले मामले में समाजवादी पार्टी के जो नुमाइंदे, यानी कि जो गवर्नमेंट, जो ऑफिशियल्स जो होल्ड कर रहे हैं पोजीशन, चाहे वो पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो, वो मौका बिल्कुल प्लेटर पे देते हैं बीजेपी को कूदने का, और बीजेपी उसका भरपूर फायदा उठाती है, जिससे जाहिर है कि यह शक होता है कि कहीं पे ऐसा भी मुमकिन है कि दोनों की मिलीभगत हो, क्योंकि फायदा इससे दोनों का ही होना है। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स से तो हुआ नहीं, ताज्जुब इस बात का होता है कि लोकसभा इलेक्शन में लोकसभा नहीं हुआ, लेकिन रवीश, उसका डेस्परेशन इतना ज्यादा है, लगता है कि इनके पास और कोई चारा नहीं दिखता है, क्योंकि गवर्नेंस में तो इंप्रूवमेंट हो नहीं रहा है। मैं अपने देखिए, शरद जी का विश्लेषण बिल्कुल ठीक है, उससे मैं सहमत हूं। बस मैं कहना ये चाहता हूं कि लाभ इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, न केवल समाजवादी पार्टी का बहुत भयानक नुकसान होगा, बिल्कुल, और बहुजन समाज पार्टी का भी बहुत नुकसान होगा। सुधांशु जी, मैं ये मेरठ वाले घटना पे आना चाहता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपको ये क्यों, मैं इस घटना पे जाना आ रहा था। आपकी अब तो काफी वक्त गुजर गया है इस पे सक्रिय पे, और मुझे यकीन है कि आपने भी ट्विटर पे देखा होगा या फेसबुक पे देखा होगा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, और मुझे ये भी भरोसा है कि एक पार्टी के औपचारिक पद पे होने की वजह से तो आप वैसी भाषा का ना तो आप कभी समर्थन कर सकते हैं, ना कभी किया होगा आपने, इतना तो मैं आपको जानता हूं। फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरठ की घटना में क्या ऐसी बात लगी जिससे आप लोग थोड़ा बहुत आक्रामक हुए? देखिए, कोई भी घटना के दो कारण होते हैं। एक तो होता तात्कालिक कारण, इमीडिएट रीजन, और एक होता पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। मुझे थोड़ा ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि ये जो इस प्रकार के बातें कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ उठाना चाहती है। अरे, मैं तो कहना चाहता हूं, जिस दिन से समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, डे 1 से सांप्रदायिक दंगों का क्या सिलसिला उत्तर प्रदेश में 2.5 साल से चल रहा है। इन चुनावों के बाद सिर्फ सांप्रदायिक दंगे क्यों, महिलाओं के खिलाफ कितने अत्याचार हुए, कितनी राजनीतिक हत्याएं हुई, जिसमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उत्तर प्रदेश में मूल समस्या क्या है कि जो अपराध है
वो वैसे ही अपराधियों के हौसले बढ़ जाते हैं जब सपा आती है। कारण क्या होता है कि जब पुलिस को कार्रवाई करनी होती है तो अपराधी का धर्म देखा जाता है, कहीं कहीं अपराधी की जात देखी जाती है। आप भी तो देखते जब आप हैं इसका सुधांशु जी, सम्मिलन आपकी पार्टी के नेता भी तो जाति नहीं, और धर्म देखते हैं। नहीं, मैं एक बात, मेरी पूरी बात होने दीजिए। जी, जब आप ये कहते हैं कि दंगे में मारे गए व्यक्तियों को मुआवजा हम एक ही धर्म को देंगे, सुप्रीम कोर्ट रोकता है, तब आप रोकते हैं। जब आप इस सीमा तक आ जाते हैं कि आतंकवाद के आरोपियों को भी हम केसेस विड्रॉ करेंगे। पूर्व में 20 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकारों ने एक जाति विशेष के लोगों को और यहां तक कि अपराधियों को प्रायोजित करके राजनीति में स्थापित किया, तो एक ऐसी जटिल परिस्थिति का निर्माण होता है जिसके अंदर से जन आक्रोश उभरता है और इस प्रकार की बातें आती हैं। ठीक है, मान लीजिए। और जहां तक ये बात है कि कोई सपा और भाजपा को फायदा हो रहा है, तो मैं एक बात कहता हूं, कांग्रेस ने बिल्कुल उसी में एक के बाद एक अपना सुर में सुर मिलाया, और ये हम नहीं कह रहे हैं। सुधांशु जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि चलिए बाकी लोग समझौते कर रहे हैं और गलतियां कर रहे हैं, सुधांशु जी, कांग्रेस में बाकी पार्टियां समझौते कर रही हैं और गलतियां कर रही हैं और वो कारण बन रही हैं, आपकी पार्टी की तो जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? उसको और भड़काने में आप उसमें भूमिका निभाएं या उसको शांत करने में भूमिका निभाएं? अगर अलग से खड़े होकर आपको यह पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी ये गलती कर रही है, कांग्रेस ये गलती कर रही है, तो आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या लाउड स्पीकर या इस तरह की घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण हो जानी चाहिए, इसकी बात कीजिए आप। क्या ये इतनी महत्वपूर्ण हो जानी चाहिए कि पूरा संगठन लेकर आप पहुंच जाएं और नतीजा आने से पहले, जांच आने से पहले आप हर तरह का ऐलान पहले ही कर दें? फिर आप कहां उसमें अलग दिख रहे हैं? आप उसमें कहां बड़े भाई की तरह दिख रहे हैं? आप उसमें कहां दानिशमंद दिख रहे हैं? जी, हम अपनी तरफ से पूरा संयम बरत रहे हैं। हमारे किसी नेता ने कोई कहां बरत रहे हैं? आप देखिए मुरादाबाद में कितनी बार आप लोग गए, यहां भी देखिए 3 उदाहरण देखिए। ठीक है, हाँ, आप एक देखिए, हमारे ही नेताओं के विरुद्ध मुजफ्फरनगर में रासुका लगाई गई, सिर्फ एक समुदाय के नेताओं के बारे में, अल्पसंख्यक, सब के सब कोर्ट में फ्लैट गिरे, नहीं प्रूव कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में क्या कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार, मुजफ्फरनगर दंगों पे अपने टिप्पणी में लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार दोषी है। एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में क्या दिखाया? उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने सांप्रदायिक आधार पर लोगों को छोड़ने की शुरुआत की, वहां से दंगा भड़का। अरे कागज ठीक है, हम पीछे की बात करें, 600 दंगे हो गए हैं, उसके बाद भी दोष भारतीय 600 सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुई हैं। संगत नहीं, और मैं इतना ही एक नागरिक के नाते मैं पूछ रहा हूं कि आपकी उसमें भूमिका क्या है उसको शांत करने में, हिसाब बराबर करने में तो आपकी भूमिका नजर आती है। शांत करने में क्या भूमिका है? तरफ से पूरा संयम क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप पीछे हटे हो, लग रहा हो? हाँ, मैं उदाहरण देता हूं, जो लाउड स्पीकर की घटना हुई थी, दोनों समुदायों के बीच में बैठ के समाधान निकाला जा सकता था। मेरी ये व्यक्तिगत जानकारी है कि यहां तक भी बात हुई थी कि लाउड स्पीकर नहीं बजाएंगे, यहां तक भी हुआ कि एम्पलीफायर निकाल लेंगे, तार काट देंगे, और दोनों समुदाय सहमत थे। मगर प्रशासन ने नाक का सवाल बना लिया, नहीं लाउड स्पीकर उतरवा कर ही रहेंगे, और वह दलित बाहुल्य बस्ती थी। नहीं, जब आप नाक का सवाल बनाएंगे, नहीं साहब हम उतरवा कर ही रहेंगे, तब वहां से लेके एक भावनात्मक अंश उसमें जुड़ता है, जहां नियंत्रण फिर मुश्किल होता है। मुझे एक बात बताइए सर, मुझे एक बात बताइए, ये मेरठ की जो घटना हुई है, जितनी भी जानकारी है, आप भी जानते हैं एक जिम्मेदार आदमी की पुलिस अभी जांच कर रही है, इस वक्त आप इसे किस रूप से देख रहे हैं? सांप्रदायिक रूप से देख रहे हैं, या एक आपराधिक घटना के रूप से देख रहे हैं, या एक दल के तरफ से देख रहे हैं जिसमें आपकी ये चिंता है कि इसकी जांच सही तरीके से होनी चाहिए? या आप भी उसी तरह से देख रहे हैं जैसे सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं और उनको कोई नहीं देख रहा? नहीं, हम इसको एक घटना के रूप में देखते हैं, आधार से भी देखना चाहिए और उस पे उसकी ऑब्जेक्टिव जांच होनी चाहिए। परंतु यह घटना एक श्रृंखला का भाग है जिसने एक बड़े नकारात्मक मनोभाव का निर्माण किया, क्योंकि इसमें धर्मांतरण और अपराध दोनों जुड़ गए, यानी सांप्रदायिक राजनीति और अपराध का एक बहुत ही बुरा सम्मिश्रण इसमें दिखाई पड़ रहा है। अगर हुआ है, चलिए अभी एक लंबी अगर हुआ है, से धर्मांतरण हुआ है, मान लेते हैं धर्मांतरण हुआ है, अभी जांच नहीं हुई, साबित नहीं हुआ, ठीक है, मान लेते हैं, तो फिर आपकी राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? हिसाब की प्रतिक्रिया होनी चाहिए या और क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? जांच की प्रक्रिया होनी चाहिए, और जो चीज आपकी राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? एक अगर मान लिए कि जांच के बाद यह साबित हो जाए अदालत में जाके, अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ, हम बदायूं केस का हश्र देख चुके हैं, फिर भी मान लेते हैं एक बहस के लिए, तो फिर धर्मांतरण अगर हुआ है, तब आपकी राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? देखिए, कानून अपना कार्य करे, यदि वह जबरन हुआ है, बाध्य करके हुआ है, तो जो उचित कार्रवाई हो करे, अगर वह स्वयं से हुआ है तो कोई बात नहीं। मगर धर्मांतरण पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां पर माइनॉरिटी कहती है कि एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं होना चाहिए,
दुनिया के हर देश में ये कहती है माइनॉरिटी कम्युनिटी की एंटी कन्वर्जन लॉ बचाइए, क्योंकि उसे डर होता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी अपने इन्फ्लुएंस से कन्वर्जन करा लेगी। यहां उल्टा है, यहां माइनॉरिटी बदल दीजिएगा, जो भी कानून है बदल दीजिएगा, कम होती है, यहां पे माइनॉरिटी बढ़ती चली जाती है। सरकार आप बदल दीजिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहेंगे तो बदल सकते हैं, इसीलिए कह रहा हूं बहस हो जाएगी। लेकिन आप अभी यही कह रहे हैं वो एक अलग विषय है, ये कानून का मामला है, यही कह रहे हैं ना, ये कानून का मामला, जितना मैंने ठीक समझा ये कानून का मामला है और कानून के अनुसार विधि सम्मत जांच होनी चाहिए और निष्कर्ष में जो लोग दोषी आए उन पर उचित कार्रवाई। ठीक है। देखिए, आप बातचीत में, इस बहस में राजनीतिक नैतिकता को ला रहे हैं, जो आपकी विशेषता है, और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। लेकिन मैं एक खांटी राजनीतिक बात करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो मौके मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उन मौकों का लाभ क्यों ना उठाए। आखिरकार उन्हें मौके वो पार्टियां दे रही हैं जो स्वयं को सांप्रदायिकता विरोधी कहती हैं। बीजेपी जो विरोध करती है, तो उसका आचरण क्या होना चाहिए? मेरा कहना यह है कि क्या उसका आचरण भी इन्हीं दलों के साथ होना चाहिए जो भड़काने का हर कारण उसको परोस कर देते हैं? मेरा कहना यह है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद करेंगे कि वो सेकुलर दलों की तरह आचरण करे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही यथार्थपरक आशा नहीं है। इसी तरह सेकुलर दलों से हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो सेकुलर आचरण करें, लेकिन वो भी हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि वहां सेकुलरिज्म किसी भी पार्टी की रणनीति का हिस्सा नहीं है। मैंने तो इस शब्द का इस्तेमाल भी नहीं, लेकिन मैं कर रहा हूं लगातार इस्तेमाल, इसलिए कर रहा हूं कि इस सवाल के आधार पर ही तो पिछले लंबे अरसे से, 90 के दशक के बाद से और 80 के दशक से उत्तर प्रदेश में राजनीति खेली जा रही है। समर्थन दिए जा रहे हैं, समर्थन वापस लिए जा रहे हैं, सरकारें गिर रही है, बन रही हैं। त्रिवेदी कह रहे हैं, उन्होंने एक जिम्मेदारी से जवाब दिया, उनकी पार्टी के नेताओं ने जो भी कहा होगा, उन्होंने ये कहा कि ये मेरठ की जो घटना है वो एक कानूनी मामला है, जो भी जिस भी रूप में साबित हो, एक कानून के टूटने या उसके बिगड़ने का मामला है। लेकिन वो इस घटना को पीछे की पृष्ठभूमि से देखना चाहते हैं। 600 सांप्रदायिक तनाव की घटना हुई है, हर घटना के लिए क्या आप बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? क्या 600 की 600 घटनाएं बीजेपी के कारण हुई हैं क्या? पहली बात तो 600 की संख्या मुझे समझ में नहीं आ रही। ये तो याद है कि मुरादाबाद में घटना घटी, झगड़ा हुआ किसी चीज को लेकर के। ये याद है कि मेरठ में किसी चीज को लेकर झगड़ा हुआ। ये याद है कि सहारनपुर में किसी प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ और एक रूप ले लिया उसने, लेकिन 2 दिन में उसे कंट्रोल कर लिया गया। ये 600 घटनाएं कौन सी हुई, किसकी तूतू में कहां हुई कि 600 संख्या इतनी बड़ी है? छोटी मोटी घटनाएं हैं, टकराव की घटनाएं हैं सर। पर आपने ही मोटे तौर पर भी इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है, 120 घटनाएं लाउड स्पीकर को लेकर, छोटे मोटे तनाव की घटनाएं हैं। जी रवीश भाई, हाँ रवीश भाई, आपने ही बहुत सारी बातें वो कह दी जो मुझे कहनी थी। बदायूं वाले इशू पर भी इसी तरह हमें कटघरे में कई दिन तक खड़ा किया गया, और मैं भी 2 बेटियों का पिता हूं, अखिलेश जी भी 2 बेटियों के पिता है, लेकिन हम लोगों को बलात्कारियों का दोष सिद्ध करने की कोशिश की गई कई दिनों तक। मैं इस बात के लिए सबका स्वागत करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई बुराई हो, बुरी चीज हो, आइए, हम पीछे हटने को तैयार नहीं, हम उसका सामना करेंगे, जवाब देंगे, उसको सुधारेंगे अगर कोई गलती होगी। लेकिन मैं आज तक तरस गया, इस टीवी चैनल्स पे आते बहुत दिन हो गया, आज तक तरस गया। सुधांशु जी से भी बात करना चाहता हूं कि सुधांशु जी, एक केंद्रीय मंत्री पर बलात्कार का आरोप है, उस पर चर्चा नहीं हुई। 4,500 बलात्कारों पर 4 मिनट की चर्चा नहीं हुई। इसको आधार नहीं बनाना चाहता, मैं उसको आधार नहीं बनाना चाहता। नहीं आप, मैं नहीं, उसको नहीं ले जाने दूंगा राजस्थान या दिल्ली की सरकार तक। मैं यूपी की बात कर रहा हूं। 600 छिटपुट तनाव की घटनाएं हुई हैं। रवीश भाई, मैं उसको खुद आधार नहीं बनाना चाहता। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी की सरकार की नीति किसी भी गुनाहगार को बख्शने की नहीं है। इस मामले में एक दरोगा ने रिपोर्ट लिखने में थोड़ी देर की, उस दरोगा को तत्काल हटा दिया गया। रिपोर्ट लिखी गई, उस लड़की ने एक मदरसे का जिक्र किया कि वहां पर मेरे साथ ये कांड हुआ, वहां ले जाया गया, वो मदरसा लड़कियों का निकला। फिर उसने कहा कि हिंदू लड़कियों के, आप वो बात कर चुके हैं कि वहां हिंदू लड़कियां रखी गई हैं, जो बाहर भेजी जाने वाली वो लड़कियां वहां पर नहीं निकली। तो तमाम चीजें शक के दायरे में है, हम लोगों की जानकारी में है कुछ बातें, लेकिन इस वक्त चूंकि मुद्दा सेंसिटिव है, मैं भी एक बेटी का बाप हूं, 2 बेटियों का बाप हूं, इसलिए जो हमारी जानकारी में इस वक्त टीवी के सामने मैं वो नहीं कहना चाहता। जैसे बदायूं के मामले में हम लोग जानते हुए भी बहुत सी चीजें बोल नहीं सकते थे, लेकिन मेरे 2 दोस्त बैठे, सुधांशु जी सीपी राय, हर मुद्दे को सांप्रदायिक। डॉक्टर साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि इस तरह की घटनाएं 250 से ज्यादा घटनाएं इन पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं पिछले 10 हफ्तों में। कोई छोटे स्केल की थी, कोई बड़े स्केल की थी, है ना?
शरद प्रधान जी, अभय दुबे और सुधांशु त्रिवेदी, ये तीनों की बात में आ रहा है। अभय दुबे तो कह रहे हैं कि अगर आप मौका देंगे तो बीजेपी उसका फायदा क्यों नहीं उठाएगी, वो भी राजनीति करने के लिए। सरकार बनने आप के बाद अनजाने में मौका नहीं दे रहे हैं, आप भी राजनीतिक कारणों से ये सारे हालात पैदा कर रहे हैं। आपकी सरकार की कुछ तो जिम्मेदारी बनेगी। 600, 500, 250 ऐसी घटनाएं हो जाएंगी और आप हमेशा बीजेपी पे दोष देते रहेंगे। नहीं, मैं कहां बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सरकार आने के बाद ये घटनाएं क्यों बढ़ी है, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे। मैं आपके इस प्रसिद्ध टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, हम लोग पूरी तरह से इसके लिए संवेदनशील है। पर ये रुक नहीं रहा है, लग नहीं रहा है कि आप किसी एक घटना से, में भी कोई गुनाहगार नहीं बख्शा गया। आप किसी घटना से, आपकी सरकार ने किसी घटना से सीखा होगा, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिल रहा है। मुजफ्फरनगर से ये दौर शुरू हुआ है। मेरे विद्वान दोस्त यहां बैठे हैं, मेरे विद्वान दोस्त यहां बैठे रवीश भाई, मैं उन्हीं लोगों से जानना चाहता हूं कि कोई दोस्त या कोई साथी किसी को बहका कर कहीं ले जाए, उसके बारे में कौन सा हम सॉफ्टवेयर डेवलप करें कि हमको पहले से जानकारी मिल जाए। कोई बाप किसी बेटी से बलात्कार कर दे या दोस्त अपने दोस्त से बलात्कार कर दे, कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे हम उसकी जानकारी कर लें। जहां पाए हैं आपके, अगर ऐसा माहौल है, अगर आपकी सरकार का इकबाल होगा तो बहुत सारे अपराध उससे रुकेंगे। हम भी वो बात समझते हैं कि आप किसी दो व्यक्तियों के बीच के आपराधिक घटना को उस वक्त नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जब संख्या, जब आंकड़े एक हद से बहुत ज्यादा हो जाए तो वो आपकी क्षमता पर सवाल उठाते हैं। सेकंड चाहता हूं रवीश भाई, मैं केवल 30 सेकंड चाहता हूं। एक होता है ऑर्गेनाइज क्राइम, बड़े डकैत, बड़े गिरोह, बड़े अपराधी, नाम वाले अपराधी। क्या उनके द्वारा कोई घटनाएं इस 2.5 साल में हुई है? वो सारे के सारे लोग या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं। लेकिन कोई लड़का अपनी प्रेमिका को एक मोबाइल गिफ्ट करने के लिए लूट कर लेता है, वो ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं, वो नया क्रिमिनल है जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। और अगर दहशत का सवाल है तो निर्भया कांड के बाद फांसी की सजा मुकर्रर हो गई है। उस फांसी की सजा के बाद भी अगर इस तरह की कार्रवाई लोग कर रहे हैं, मुझे ये तीनों सारे साथी मिलकर के आपके समाज में ऐसे हालात मुझे हैं, तरीका बतला दे, मुझे तरीका बता दे कि हम क्या तरीका अख्तियार करें, अपनी लाचारी व्यक्त कर रहे हैं। न घटे। मैं पॉकेटमारी की घटना की बात नहीं कर रहा हूं राय साहब, मैं पॉकेटमारी या राहजनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे सांप्रदायिक टकरावों की बात कर रहा हूं कि कब तक आप एक हर सिचुएशन में आप घिरते हैं। हर सिचुएशन पे शरद प्रधान अभी कह रहे हैं, वो उनका रोज का वास्ता है उत्तर प्रदेश से, वो कह रहे हैं कि आप ऐसा मौका बना कर देते हैं। नहीं रवीश भाई मेरे आगरा में एक जगह है वजीरपुरा, 2 लोगों की साइकिल टकराई, उनमें झगड़ा हुआ, दोनों के परिवार आमने सामने हो गए और अचानक चल गया कि सांप्रदायिक दंगा हुआ। घटना सिर्फ उतनी थी। कुछ मुझे लगता है कुछ अति भी हमारे साथ की जा रही